हेलो स्टूडेंट्स, संधि टॉपिक हमारा चल रहा है। स्वर संधि व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट टॉपिक बचा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखें, विसर्ग संधि ये संधि से समझ में आ जाता है नाम से ही कि विसर्ग के स्थान पर चेंज होने को विसर्ग संधि कहते हैं। अब यह चेंज का क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये हम अच्छे से समझेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर 4 चीजों का यूज किया जाता है। इनको अच्छे से देखेंगे, इनके नियमों को ध्यान रखेंगे। पहला जो चेंज होता है वह या तो लोप हो जाता है, लोप मतलब विसर्ग का यूज नहीं होता है, विसर्ग का गायब हो जाता है, या फिर उसके स्थान पर ओ या अवग्रह चिन्ह आता है। यह चिन्ह जो होता है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ये मैं आपको 9th क्लास में बता चुकी हूँ। या फिर सेकंड होता है उत्तु, उत्तु का यूज किया जाता है, ऊ के स्थान पर ओ का यूज किया जाता है। रतु विसर्ग के स्थान पर र का यूज किया जाता है। सतु विसर्ग के स्थान पर स का यूज किया जाता है। ये 4 प्रकार के यूज किए जाते हैं विसर्ग संधि में। हम एक एक का नियम के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे। फर्स्ट जो है कि लोप हो जाना या फिर ओ प्लस अवग्रह चिन्ह का यूज होना, यह कैसे होता है। इसमें देखें, हम लोप कहाँ कहाँ करते हैं विसर्ग का, जहां पर या तो पूर्व पद, धन से पहले का पद पूर्व पद होता है, धन के बाद का पद उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में ए के साथ विसर्ग हो, ए मतलब जैसे यदि यहाँ पर कोई ए हमको दिख नहीं रहा है पर कोई व्यंजन भी है, तो हम जानते हैं कि व्यंजन में ए इंक्लूड होता है। यदि उसको ए को हटा दो व्यंजन से तो वह व्यंजन हलंत वाला हो जाता है। तो हर व्यंजन में, बिना मात्रा वाले व्यंजन में ए इंक्लूड होता है। तो जैसे पूर्व पद में ए के साथ विसर्ग हो और उत्तर पद में व्यंजन हो, तो वहां पर क्या करेंगे, विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक चीज तो ये अभी, और यदि पूर्व पद में विसर्ग के साथ में ए हो, ए मतलब वही कोई भी व्यंजन हो उसमें ए इंक्लूड होता है। और उत्तर पद में भिन्न स्वर, भिन्न स्वर किससे, ए से भिन्न स्वर। उत्तर पद में ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, जैसे आ ई उ, कोई भी स्वर हो तो वहां पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल है सह धन पठती, ठीक है। अब देखो पूर्व पद में विसर्ग है, चेंज हमको क्या करना है, केवल विसर्ग संधि में केवल विसर्ग पर चेंज होता है और किसी भी शब्द पर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे स है तो स में ए इंक्लूड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यंजन में ए इंक्लूड होता है बिना मात्रा वाले व्यंजन में। तो विसर्ग और उत्तर पद में क्या है, व्यंजन। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे और सीधा लिख देंगे स पठती। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, इस नियम के अनुसार, इसी नियम के अनुसार देखिए इसका एग्जाम्पल, ऐशा धन विचरती, विचरती, ठीक है। भिन्न, ये हम देखेंगे भिन्न स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एश विचरती। और एग्जाम्पल देखिए इसका, कृष्ण है धन आयाति, तो न में विसर्ग ए आ रहा है और विसर्ग है आ, भिन्न स्वर आ रहा है, तो कृष्ण धन कृष्ण आयाति। राम है उत्तिष्ठति, ठीक है, राम है उत्तिष्ठति, राम है, मह में विसर्ग है और उत्तिष्ठति उ, भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, राम उत्तिष्ठति। फर्स्ट तो ये लोप का। सेकंड है ओ प्लस अवग्रह चिन्ह का यूज। तो ओ प्लस अवग्रह चिन्ह का यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पर तो क्या था कि पूर्व पद में विसर्ग हो और अ हो और उत्तर पद में भिन्न स्वर हो, और अवग्रह का चिन्ह, और अवग्रह चिन्ह का यूज कहाँ होगा, जहां पूर्व पद में विसर्ग हो ए के साथ और उत्तर पद में भी अ हो, दोनों तरफ क्या हो, अ हो। पूर्व पद में विसर्ग के साथ अ हो और उत्तर पद में भी क्या हो, अ हो। तो जो पूर्व पद का विसर्ग है, पूर्व पद का क्या है, विसर्ग है, उसके स्थान पर तो आ जाएगा ओ, पूर्व पद के विसर्ग के स्थान पर तो आ जाएगा ओ, और उत्तर पद के ए के स्थान पर आएगा अवग्रह चिन्ह। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझे, जैसे सह धन अस्ति, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब पूर्व पद में इसमें ए इंक्लूड है, आपको समझ में आ रहा है, इसमें ए इंक्लूड है, विसर्ग है। अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, व्यंजन में चेंज कहाँ होगा, विसर्ग में। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर तो आ जाएगा ओ, और उत्तर पद में भी ए है,
तो इस उत्तर पद का जो अ है उसके स्थान पर आ जाएगा अवग्रह चिन्ह। तो हमारे पास सह प्लस अस्ति तो क्या बन जाएगा सो अस्ति। वैसे एक और एग्जांपल देखें, चंद्र धन अपि, ठीक है, चंद्र है, द में अ है, विसर्ग है, प्लस उत्तर पद में भी क्या है अ, दोनों तरफ अ होने के बाद में विसर्ग के स्थान पर क्या जाएगा चंद्रो अपि। या आप ऐसे समझ लें, इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ ले, सीधा सा हिसाब है कि यदि उत्तर पद में पहला शब्द अ है, उत्तर पद में पहला शब्द क्या है अ है, तो पूर्व पद के विसर्ग के स्थान पर ओ और उत्तर पद के अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखें, जैसे मैंने आपको 4 बताए थे, तो लोप ओ प्लस अवग्रह चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है उत्तु। उत्तु संधि में देखें, उत्तु विसर्ग संधि में, अब उत्तु विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर ओ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है विसर्ग के स्थान पर ओ का। अब ओ का यूज हम कहां पर करेंगे, देखो पूर्व पद में वही अ हो, पूर्व पद में क्या हो अ हो, पूर्व पद में तो सभी जगह अधिकतर वही नियम रहेंगे जो सभी में है, पूर्व पद में व्यंजन के साथ अ हो और विसर्ग हो, और चेंज हम कहाँ होगा विसर्ग। बस हमको नियम ध्यान रखना है कि कहाँ पर ओ आएगा, कहाँ पर सत्व आएगा, कहाँ पर ऋतु आएगा, कहाँ पर लोप होगा, कहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा, वह नियम हमको ध्यान रखने। तो जैसे उत्तु संधि में ओ है, उत्तु संधि में ओ का यूज होगा तो कहाँ पर होगा, धन से पहले पूर्व पद में विसर्ग हो और धन के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वो मैंने आपको चार्ट बताया था व्यंजन संधि में, हर संधि में चार्ट क ख ग वाला। तो क ख ग में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, हर लाइन में, हर लाइन में तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन हो, तीनों में से एक, तीनों ही नहीं, तीनों में से एक व्यंजन हो। और यदि यह तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन नहीं है और यदि यह र ल व है तो भी वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा ओ, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर आएगा ओ। आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखो एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, अर्जुन है धन जयति, ठीक है। अब देखो पूर्व पद में क्या है विसर्ग है, ठीक है, धन के बाद में है जय। अब यदि आपने वो चार्ट लर्न कर लिया है तो उस चार्ट में देखें, सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन तो क ख ग घ अन, सेकंड लाइन है च छ ज झ अन, ठीक है, सेकंड लाइन ये है। तो च छ जय, जय कौन से नंबर का वर्ण हुआ तीसरे नंबर का, कौन से नंबर का वर्ण हुआ तीसरे नंबर का। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि धन से पहले अ हो और धन के बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ हमारे पास धन के बाद में ज है जो कि च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो जाएगा उत्तु संधि से ओ, क्या हो जाएगा विसर्ग को ओ। और किसी में कोई चेंज नहीं होगा, मैं फिर कह रही हूँ, और किसी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल विसर्ग के स्थान पर चेंज होगा। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर चेंज होते क्या बन जाएगा और शब्द अर्जुनो जयति। सेकंड देखो, गोपाल है धन हस्ती। अब गोपाल है धन हस्ती, पूर्व पद में विसर्ग है, उत्तर पद में क्या है, तो नियम क्या है य र ल व है, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व है हो, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा ओ, तो शब्द क्या बन जाएगा गोपालो हस्ती। वैसे देखें, बाल है धन धावती, ध क्या है ध। अब ध कौन से वर्ग का है, अगर आपको चार्ट याद है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, और नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद कर लें। अगर आपको सीरीज वाइज नहीं याद है ये चार्ट तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कु चू टू तू और पू, ये क्रम होता है उसका। कु मतलब क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू मतलब त वर्ग और पू मतलब प वर्ग। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ये 5 वर्ड याद कर ले, कु चू टू तू पू, तो आप उसमें सीरीज में कहीं पे मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखो बाला है धन धावती, ध त वर्ग का होता है, त थ द ध कौन से नंबर का अक्षर हुआ चौथे नंबर का, तो यहाँ नियम के अनुसार विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा ओ।
तो यहाँ हमारे पास शब्द बन जाएगा बालो धावती। ठीक है, उत्तु संधि हो गई है। थर्ड है रत्तु संधि। अब रत्तु संधि में, रत्तु संधि, संधि से समझ में आ रहा है रत्व, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा हमारे पास, र। अब उसका नियम देखिए रत्तु संधि का। रत्तु संधि के नियम में धन से पहले पूर्व पद में अ या आ से भिन्न स्वर। अब आप देखें इस चीज को, हम लोप कर रहे थे, उत्तु संधि कर रहे थे, उसमें तो पूर्व पद में अ केवल अ था, है ना। और यदि रत्तु संधि है तो रत्तु संधि में अ या आ का यूज नहीं होगा, उसके अलावा कोई दूसरा ही स्वर होगा, जैसे ई, उ, ठीक है ना, ओ, ऐसे स्वर होंगे। अ आ का यूज नहीं होगा। और धन के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, धन के बाद में अ आ भी हो सकता है, मतलब एनी 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो सकता है, पर धन से पहले अ या आ का यूज नहीं होगा, उसके अलावा जो दूसरा स्वर होगा उसके स्थान पर र का यूज होगा। एक नियम तो ये। दूसरा नियम इसमें यह है कि यदि उत्तर पद मतलब बाद वाला पद व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। बाद वाला पद किससे प्रारंभ हो रहा है, व्यंजन से। और वह व्यंजन भी कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अथवा ये र ल व है। अब आप कहेंगे कि मैम उसमें भी था ये र ल व, तीसरा, चौथा, तो उसमें क्या था, इसमें तो पूर्व पद में अ या आ का यूज नहीं, उसके अलावा ही दूसरा स्वर है। और उसमें क्या था, पूर्व पद में केवल अ का यूज है। इस चीज का ध्यान रखें। यदि पूर्व पद में अ या आ के अलावा भिन्न स्वर है तो वहां क्या आएगा, र। विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, र। और यदि पूर्व पद में अ है तो उसमें वहां आएगा विसर्ग के स्थान पर ओ। और सेकंड वाला नियम यही है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और क्या हो, ये र ल व है। आगे समझ में, देखिए अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपका। देवी ही धन उवाच, देवी धन उवाच। अब फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग है ये कि विसर्ग पूर्व पद में तो अ या आ से भिन्न स्वर है और उत्तर पद में अ कोई भी स्वर है, तो यहाँ पे भी अ या आ से भिन्न स्वर है, ई है, बड़ी ई है। और उत्तर पद में क्या है, उ। अब देखें मात्राओं में कोई चेंज नहीं होगा, केवल हमको विसर्ग के स्थान पर र का यूज करना है। तो विसर्ग के स्थान पर र का यूज करेंगे तो र हलंत वाला आएगा, ठीक है, और वह उसमें मिलेगा। तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, देवी रुवाच। ऐसे देखें एग्जाम्पल और, वधु धन आयाति, वधु, देखो यहाँ न तो अ है ना आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है। और उत्तर पद में कोई भी स्वर है, आ है, तो वधु ये विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा, आ उसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वधुरा याति। अब जो ये दूसरा नियम कह रहा है उसके नियम के अनुसार देखो, श्रुति ही प्लस गच्छति, क्या है, श्रुति ही प्लस गच्छति। अब नियम में देखो, पूर्व पद में तो वही अ या आ के अलावा भिन्न स्वर हो, और उत्तर पद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व है हो, तो इसमें पूर्व पद में देखो ई है और उत्तर पद में क्या है, ग। तो ग कौन से नंबर का वर्ण है, क ख ग। आगे समझ में, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, र। तो विसर्ग व्यंजन में हम र का यूज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा र। व्यंजन में हम यदि र का यूज करेंगे उसको जोड़कर तो वह र ऊपर चला जाएगा, हाफ र। तो शब्द क्या बन जाएगा, श्रुतिर गच्छति। वैसे एक एग्जाम्पल और देखो, हरि धन यच्छति, तो वही इसमें छोटी ई है, अ या आ से भिन्न स्वर है, और नियम के अनुसार ये र ल व है हो तो भी वो बन जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया हमारे पास, र, और शब्द क्या बन गया, हरीर यच्छति। आगे समझ में। नेक्स्ट है सत्तु संधि। सत्तु संधि मतलब विसर्ग के स्थान पर स का यूज, विसर्ग के स्थान पर स का यूज। अब स देखें, स 3 प्रकार के होते हैं, श शरबत वाला भी होता है, श षटकोण वाला भी होता है, और स सड़क वाला भी होता है। इस सत्तु संधि में इन तीनों श का यूज किया जाएगा, इस सत्तु संधि में इन तीनों स का यूज किया जाएगा। अब यह तीनों श कहाँ कहाँ पर यूज होंगे वह देखें आप, और कैसे यूज करेंगे इनका। यह जो मैंने आपको ऊपर क्रम बताया था वही क्रम एक बार यहाँ पर लिखें। पहला कु
चू, टू, तू, पू। ठीक है, यह क्रम लिखें, इन क्रम को याद रखें। और मैं आपको पहले भी बताया था, व्यंजन संधि समझा रही थी कि आपको उस चार्ट को याद करने की जरूरत है। तो आप उस चार्ट को अच्छे से याद करें, क्योंकि उस चार्ट को याद करेंगे तभी आप संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको अच्छे से संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो सत्व संधि में देखें, तीनों शय का यूज किया जाएगा। तो पहले इसको समझें, नियम होता है कि कु, चू, टू, तू, पू। तो अब इसमें देखें कि जब हम सत्व संधि का यूज करेंगे तो पहला और अंतिम वर्ग इसमें यूज नहीं आएगा। पहला और अंतिम वर्ग इसमें यूज नहीं आएगा, केवल चू, टू, तू वर्ग यूज आएगा। अब चू, टू, तू में भी केवल पहला और दूसरा व्यंजन ही यूज होगा। पहला और दूसरा मतलब जैसे च वर्ग है, चू मतलब च वर्ग, कु मतलब क वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू मतलब त वर्ग और पू मतलब प वर्ग। इसका मतलब ये है, अब पहला और दूसरा व्यंजन ही आएगा। तो जैसे चू में च वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा, केवल च और छ। टू वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा, केवल ट और ठ। तू वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा, केवल त और थ। ठीक है, अब जिस नंबर से हम ऐसे लिखेंगे श, श, स, ये क्रम भी ध्यान रखें। पहले श से शरबत आएगा, फिर श से षटकोण आएगा, फिर स से सड़क आएगा। च में तो आएगा, च वर्ग के पहले दूसरे शब्द की जगह तो आएगा श से शरबत। ट वर्ग के पहले दूसरे शब्द की जगह आएगा श से षटकोण। और त वर्ग के पहले दूसरे शब्द की जगह आएगा स, सड़क। इस चीज को ध्यान रखें, श, स, चू, टू, तू। च वर्ग की जगह श शरबत, ट वर्ग की जगह श षटकोण और त वर्ग की जगह स, सड़क। अब हम इसको एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखें उदाहरण पहला, रामः धन चेत। ठीक है, रामः धन चेत। अब पहला क्या है, च, च। अब हम च के हमने कहा क्या लिखा है, श। फिर कह रही हूं इस च में चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा, विसर्ग में। विसर्ग संधि में चेंज कहाँ होगा, केवल विसर्ग में। बस हमको रूल ध्यान रखना है कि यह च जहां आ जाता है तो कौन सा श आएगा, श से शरबत। तो राम और इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ये वाला श और चेत। फिर शब्द ऐसे कैसे लिखने में आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हाफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाफ। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास, रामश चेत। एक और देखें, कृष्ण छैती, छैती। अब छ भी च वर्ग का ही है, पहला और दूसरा वर्ग ही काम आएगा इसमें, पहला और दूसरा वर्ण ही काम आएगा। तो च, छ दूसरा वर्ण है तो भी इस च वर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा श आ जाएगा, ये वाला श। तो शब्द क्या बन जाएगा, कृष्णश छैती। अब एक रूल और होता है इसमें कि चंद्र है प्लस शोभते, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है। अब यहाँ देखो कि उत्तर पद में न तो च वर्ग है, न ट वर्ग है, न त वर्ग है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हम कौन से शय का यूज करेंगे विसर्ग के स्थान पर। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि यदि उत्तर पद में शय का यूज किया गया है तो जिस शय का यूज उत्तर पद में यूज किया गया है वो ही विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। एक तो आप या तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सेम केवल संधि शब्द हटा दो, ये संधि का मार्ग हटा दो, और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, चंद्रधन शोभते, तो ये भी राइट है। और यदि आपको नियम ध्यान में आ जाए तो यदि उत्तर पद में जो भी शय है उसके स्थान पर वही, विसर्ग के स्थान पर वही शय आ जाएगा, तो हमारे पास शब्द बनेगा चंद्रश शोभते। आगे समझ में। और देखें इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में देखें, जैसे रामः धन ठक्कुर है। ठीक है, अब ये देखें ठ कौन से वर्ग का शब्द है, ट वर्ग का, टैट है। अब मैंने आपको बताया कि यदि ट वर्ग का शब्द आएगा तो यहाँ कौन सा श आएगा, श से षटकोण। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा शब्द आ जाएगा, श से षटकोण। रामश ठक्कुर। धनु धन टंकार, ट वर्ग तो वही श, धनुष टंकार। इस संधि विच्छेद में वही नियम कि यदि उत्तर पद में कोई भी श आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर वही स हो जाएगा। तो मना है धन षष्टम, मनश षष्टम। ठीक है, अब नमः प्लस तुभ्यम। अब त वर्ग का शब्द है त, तो यहाँ मैंने आपको इसमें बता रखा है कि यदि त वर्ग आएगा तो कौन सा स आएगा, स से सड़क।
तो नमः धन तुभ्यम, तो उत्तर पद में त है तो विसर्ग के स्थान पर स सड़क, तो नमस् तुभ्यम। और ये वो नियम भक्तः धन सेवते, स आ रहा है उत्तर पद में तो विसर्ग के स्थान पर भी वही स आ जाएगा, भक्तस सेवते। और अगर आप यदि विसर्ग के स्थान पर स का यूज नहीं करें और वैसे ही लिखें तो वो भी सही है, तो क्या बन जाएगा भक्तः सेवते। इस विसर्ग संधि को अच्छे से समझें और इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करें। कल मैं आपको कुछ शब्द दूंगी विसर्ग संधि से रिलेटेड, आप इन नियमों को देखते हुए उनका सबका संधि विच्छेद करेंगे, उनको अच्छे से करेंगे। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।